राधे राधे। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो ठीक है, वरना जल्द से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। एक क्लिक और चैनल सब्सक्राइब। एपिसोड 414, बहकते जज्बात। झटके से खींचने की वजह से रूहानी की पीठ आयाश के मजबूत सीने से टकरा गई। आयाश का हाथ रूहानी के पेट पर था। उसके हाथ की गर्माहट को महसूस करके रूहानी की सांसें अचानक से तेज हो गई। आयाश उसके कंधे को हिलाते हुए देख पा रहा था। उसने उसी तरह रूहानी को अपनी तरफ पलटा और उसे देखने लगा। रूहानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। आयाश की नजरें एकदम से ही रूहानी को महसूस चेहरे पर ठहर गई। उसका चेहरा बिल्कुल मासूम लग रहा था इस वक्त। उसके हाथों ने अनजाने में ही रूहानी के कमर पर घेरा बना लिया और रूहानी को अपने करीब कर लिया। रूहानी के हाथ आयाश के सीने पर थे। आयाश ने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था, इसलिए वो उसके मसल्स को अपने हाथों में फील कर पा रही थी। अपने सॉफ्ट हाथों के टच भर से आयाश के अंदर अलग से सेंसेशन फील हो रहे थे। उसके हाथ बहुत सॉफ्ट थे रूहानी के। उसे देखते हुए ही आयाश ने उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर ही आ रही लट को कान के पीछे करते हुए उसे देखने लगा। उसकी उंगलियों को अपने चेहरे पर महसूस कर के रूहानी की आंखें बंद हो गई और उसकी सांसें भारी हो गई। उसे इस तरह आयाश के करीब आने से हमेशा ही अलग एहसास होता था, जैसे उसे पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो जानती थी आयाश उसका पति है और वो उसके ऊपर पूरा हक रखता है, इसलिए वो उसके साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। होती भी कैसे नहीं, वो उसे प्यार जो करती थी। आयाश की नजरें उसके बंद पलकों से होते हुए उसके लाल होठों पर ठहर गई। उसने अपनी लार निगली और उसके चेहरे को अपनी हथेली से भरते हुए तरफ झुकने लगा। वो उसके होठों को चूमने जा ही रहा था कि वंश अपने कानों में ईयरफोन लगाकर फोन में कुछ बात करते हुए वहां आ गया। आयाश उसने उसे देखा और जल्दी से रूहानी से दूर हट गया। रूहानी ने भी आंखें खोली और उसने भी वंश को देखा। वंश अब तक फोन में ही देख रहा था। उसने फोन के पॉकेट में रखा और अपना टी शर्ट निकालने ही वाला था कि उसकी नज़र सामने खड़े दो लोगों पर पड़ी जो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे। वो दोनों ही अपनी एक भौं उठाकर देख रहे थे। रूहानी ने कहा, वो हमें कुछ काम है, और वो वंश के बगल से होकर बाहर चली गई। आयुष ने भी हकलाते हुए कहा, तुम मुझे ऑफिस जाना है, और वो अपना टी शर्ट लेकर वहाँ से चला गया। वंश ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। उसने कहा, इन्हें क्या हुआ? तभी उसे कुछ एहसास हुआ। उसने कहा, क्या मैं गलत वक्त पे आ गया? इसी तरह कुछ दिन बीत गए। आदव्य उसी दिन वापस चला आया और ये कहकर कि वह सानवी की शादी में फिर से सबसे मिलेगा। इस सब कुछ वक्त से हिसाब से ठीक चल रहा था। आयाश भी रूहानी के साथ पहले जैसा बिहेव करना बंद कर चुका था। इसी तरह 3 सप्ताह बीत गए और वो दिन भी आया जब रूहानी से मिलने कोई आने वाली थी। रूहानी अब ठीक हो चुकी थी। सोना से कुकिंग क्लासेस ले रही थी। रूहानी यूँ तो अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन उसने कभी भी खाना बनाना नहीं सीखा था, इसलिए वो हर रोज़ कभी नाश्ते में वक्त तो रात के में खाना बनाने के वक्त सोना के साथ रहती थी। और आज भी वो दोनों नाश्ता बना रहे थे। तभी सारांश सोना के पास आते हुए बोला, मॉम, मैं आज से 2 दिन हॉस्पिटल नहीं आ रहा। मेरी एक दोस्त की शादी है तो मैं और पांडा अटेंड करने जा रहे हैं। सोने ने कहा, ठीक है, हॉस्पिटल में आकर लीव ले लेना। सारांश काउंटर पर बैठते हुए बोला, वैसे आज की रेसिपी क्या है? आप क्या बनाना सिखा रही हैं भाभी को? सानवी पीछे से आते हुए बोली, आयाश भाई की फेवरेट फूड उपमा। क्यों भाभी, हमने सही कहा ना? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। सानवी सोना को पीछे से हक करते हुए बोली, मम्मा, आप ना भाभी को एकदम अपने जैसा एक्सपर्ट रही हो। खाना भी भाई के पसंद का ही बनाना सिखा रही हो। सोना ने कहा, हाँ, क्योंकि किसी दिन अगर हम ना रहे तो रूहानी तुम्हारे भैया का ख्याल रख सके। उसने रूहानी से कहा, बेटा इसमें थोड़ा नमक ऐड करना। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। सारांश ने कहा, ये सब तो ठीक है, बट मॉम, आप कहाँ जा रही हैं? आप तो हमेशा आयाश भाई के पास ही रहेंगी ना? सोना ने कहा, हम जा रहे हैं, तुम्हारे डैड ने कहा है।
सानवी और आयांश की शादी के बाद वो हमें लंबी छुट्टी पर ले जा रहे हैं। वैसे भी अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अपना ख्याल खुद रख सकते हो। सारांश सोना को चिढ़ते हुए बोला, वाह मॉम, शादी तो सानवी और भाई की है, पर डैड आपको हनीमून पर ले जा रहे हैं। सोना ने घूर कर देखा और उसे रूहानी प्लेट में उपमा निकालते हुए बोली, हनीमून? क्या ये कोई जगह है? सारांश ने उससे सवाल से सुना और काउंटर से उतरकर उसके पास आते हुए बोला, आपको हनीमून नहीं पता? रूहानी ने इनोसेंटली नहीं में सिर हिलाया। सारांश उसके कंधे पर कोहनी टिकाकर खड़े होते बोला, मैं बताता हूँ आपको। वो कहने ही जा रहा था कि सोना ने कहा, सारांश कोई बकवास नहीं। सारांश ने उसकी बातों को इग्नोर किया और कहा, भाभी मैं बताता हूँ ना क्या होता है हनीमून। हनीमून ना बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर नए नए शादीशुदा जोड़े जाते हैं, उन्हें जाना होता है घूमने के लिए। रूहानी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, तो फिर डैडी जी माँ को क्यों ले जा रहे हैं हनीमून पर? उनकी शादी को तो काफ़ी वक्त हो चुका है। उसके सवाल पर सोना ने अपना सर पकड़ लिया। सारांश ने कहा, अरे अभी मम्मी डैड नए नए शादीशुदा जोड़े से कम थोड़े ही हैं। उन्हें देखकर कोई कह सकता है उन्होंने हमारे जितने बड़े बच्चे हैं। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। सारांश ने कहा, वैसे एक बात कहूँ, आपको भाई से कहना चाहिए, वो आपको वहाँ जरूर ले जाएंगे। रूहानी ने कहा, क्या सच में? सारांश ने कहा, हाँ भाभी, और देखना भाई आपको कभी मना नहीं करेंगे। रूहानी ने हाँ में सर हिलाया। कुछ ही देर में जब नाश्ते की टेबल पर सब बैठे थे, आयांश ने खाने में अपना उपमा देखा तो वह समझ गया फिर से इस खाने में एक्सपेरिमेंट की गई है। उसने बिना कुछ कहे उसे खा लिया। सब उसके रिएक्शन का इंतजार करने लगे। आयांश ने सबको देखा और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, इसमें सॉल्ट ज़्यादा है। सारांश ने कहा, तो क्या हुआ भाभी? भाभी इतने प्यार से आपके लिए बनाया है, उनकी मेहनत का अप्रिशिएट करना चाहिए। आयांश उसे हाथ टिश्यू से साफ करते हुए बोला, आई नो सारांश, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगे तो नहीं लगे। रूहानी ने यह सुना और उसका मुंह लटक गया। नीलिमा ने यह देखा और कहा, आयांश कम से कम तुम अपनी बीवी की खुशी के लिए तो तारीफ करते, हर रोज मुंह बना लेते हो। आयांश ने अपना सर हिलाया। उसने वक्त देखा तो कहा, मैं चलता हूँ, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है। और वो कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया कि एक लड़की भागकर गेट के अंदर आई। रूहानी दी! और वो सामने खड़े आयांश के बगल से होकर रूहानी के पास भागकर आई और उसके गले लग गई। रूहानी ने उसे वहां देखा तो खुश होते हुए कहा, सिया तुम यहाँ? सिया रूहानी के अगल होते हुए बोली, हाँ री, मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। आप पास हो गई हैं और अब हम साथ में कॉलेज जाएंगे। रूहानी ने ये सुना और वो बहुत खुश हो गई। उसे खुश देखकर सब मुस्कुराने लगे। रूहानी ने कहा, तुम यहाँ अकेली आई हो? अजय भाई नहीं आए? सिया ने कहा, वो आ रहे होंगे। उसने इतना ही कहा था कि रोहित गेट के अंदर आयांश के पास आते हुए बोला, सर चले, देर हो रही है। आयांश जो कब से गेट के पास खड़ा उन दोनों को देख रहा था, वो रोहित की आवाज़ सुनकर होश में आया। उसने कहा, ओह हाँ चलो। और वे जाने लगे तो सिया रोहित को रोकते हुए बोली, अरे रोहित, तुम भी यही हो? और वो उसके पास आ गई। रोहित ने यह सुना और उसे देखने लगा। उसने कहा, सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी सुबह सुबह? सिया ने कहा, क्यों, क्या तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? रोहित ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे खुश होने का या न होने से क्या फर्क पड़ता है मुझे? हाँ। रोहित ने घूर कर उसे देखा। वो कुछ कहता उससे पहले आयांश ने कहा, रोहित क्या अब हमें देर नहीं हो रही? रोहित ने कहा, आई एम सॉरी सर। और वो रूहानी को देखकर मुस्कुराते हुए चला गया। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, दी आपने ये खड़ूस पति को क्या हुआ है? इसका मुंह ऐसे सड़ा हुआ क्यों है, जैसे उसने कड़वा करेले की सब्जी खाई हो। रूहानी उसके कंधे को मारते हुए बोली, तू चुप कर, चल हमें तुम्हें सबसे मिलवाना है। ये कहते हैं के बाद उसे लेकर सबके पास आ गई जहाँ पर सब मौजूद थे। सिया ने सबको देखा और उसे हिचकी आने लगी। सब उसे ही देख रहे थे। सो यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना। सबके काना चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करो।
नेक्स्ट एपिसोड 415 सॉफ्ट फीलिंग्स। सिया अपने सामने इतने लोगों को देखकर हैरान थी। उसने यहाँ आने से पहले कई बार रायजादा परिवार के बारे में गूगल पर सर्च किया। उसने वहाँ पर बैठे सीनियर को तो पहचान लिया, लेकिन यंगस्टर को नहीं पहचान पाई, क्योंकि आरवी सानवी और वंश के बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे। पर वंश से वो मिल चुकी थी इंदौर में। रूहानी ने सिया को ऐसे रिएक्शन देखा तो उसके हाथ को खींचते हुए बोली, सिया, इनसे मिलो, ये है हमारे ससुराल, सासू माँ, ससुर जी, बड़े ससुर जी, बड़ी सासू माँ, दादी माँ। उनसे इसी तरह सिया सबको मिलवाए जा रही थी। सिया अब भी उन्हें ही हैरानी से देख रही थी। पीहू ने क्या हुआ सिया, क्या हम सब तुम्हें पसंद नहीं आए? सिया झूठी हंसी हंसते हुए बोली, नहीं आंटी जी, आप सब तो बहुत अच्छे लगे हुए। मुझे ही सोना ने कहा, ठीक है सिया, जाओ तुम फ्रेश होकर आओ, हमारे साथ नाश्ता करो। सिया ने अपनी असली नेचर में आकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अरे आंटी जी, मैं बाद में फ्रेश हो जाऊंगी, फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है। वाओ, यहाँ तो कितने टाइप का खाना है। और वो टेबल पर लगे खाने को देखने लगी। सब उसे देख रहे थे। रूहानी ने सबका ऐसा रिएक्शन देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, सिया चलो पहले हाथ मुंह धो लो, फिर खा लेना। लेकिन दी, सिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रूहानी ने उसे खींचकर लिविंग रूम में अटैच्ड वॉशरूम के तरफ ले गई। उसके जाने के बाद सोना ने कहा, ये बिल्कुल पीहू की तरह पागल। ये सुनकर पीहू ने मुंह बनाया। इधर सिया हवेली में को देखते हुए रूहानी से कह रही थी, वाह दी, आपका ये घर तो बहुत खूबसूरत है, इंदौर वाले से भी बढ़िया। आपको बहुत मज़ा आता होगा ना यहाँ, इतने सारे लोग हैं यहाँ। रूहानी ने कहा, हाँ हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। सिया उसके कंधे से रूहानी के कंधे को धक्का देते हुए शरारती अंदाज में बोली, और आपके खड़ूस पति, कैसी चल रही है आपकी मैरिड लाइफ? आप दोनों के बीच अब तक कुछ हुआ या नहीं? सिया की बात सुनकर रूहानी के गाल लाल हो गए और वो उसके सर को हल्का सा मारते हुए बोली, चुप रहो तुम, कुछ भी बोलती हो। सिया ने उसके गाल को लाल होते देखा और फिर से उसे चिढ़ाते हुए बोली, ओ दी, आपके लाल गाल, मतलब सब कुछ हो गया? रूहानी ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ। तो भी ना, अगर कुछ हुआ होता तो हम तुम्हें जरूर बताते, पागल कहीं की। सिया ने मुंह बनाया और रूहानी उसे वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, जाकर फ्रेश हो जा, हम यहीं हैं। सिया अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई तो रूहानी ने उसे टॉवल पकड़ा दिया। वो दोनों सबके पास आ गए, लेकिन तब तक सबका नाश्ता हो चुका था। सोना ने रूहानी से कहा, रूहानी, सिया को नाश्ता कराकर उसका कमरा दिखा देना, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, शाम को मिलते हैं। रूहानी ने हाँ में सर हिलाया और सोना मुस्कुराते हुए अपना बैग लेकर सारांश के साथ चली गई। और आरवी का एग्ज़ाम पिछले वीक ही ख़त्म हो गया था, इसलिए वह कॉलेज नहीं जा रही थी। रूहानी सिया के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। वे दोनों बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। इधर सानवी मल्होत्रा लॉ फर्म पहुंची। अब तक आरव और उसकी सगाई के बारे में वहां किसी को भी नहीं पता था, इसलिए वो हर रोज की तरह सबको ग्रीट करते हुए कैबिन तक बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोला ही था कि तभी वो अंदर से बाहर आ रही एक लड़की से टकरा गई और उस लड़की का बैग उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। सानवी उसे उठाकर उस लड़की को देते हुए बोली, आई एम सॉरी, हमने आपको। वो कह ही रही थी कि उसके उस लड़की का चेहरा देखा और उसके होश उड़ गए। उसके मुंह से हैरानी से निकला, रागिनी, तो तुम? वो लड़की आरव की क्लासमेट थी और वो आरव की उम्र की ही थी। वो दिखने में काफ़ी बोल्ड थी। उसने नीले रंग के शॉर्ट ड्रेस पहना था जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। रागिनी ने सानवी को पहचान लिया और उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने आरव को देखा जो खिड़की के पास उनके तरफ पीठ करके खड़ा था। उसने कहा, ओह सानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या आरव से मिलने आई हो? कमाल है, मुझे लगा था उस रात के बाद आरव और तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। क्या वो इतनी जल्दी वो रात भूल गया? वंदर, उन्होंने तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कैसे कर दिया? ये कहते हुए उसने चिढ़ पैदा करने लगी। मुस्कान के साथ उसे देखा। तब तक आरव ने भी उसे देख लिया। सानवी आरव को देखे जा उसके पास आकर रहा था। उसे रागनी का साथ अकेले कैबिन में सोचकर उसकी
पकड़ कोट पर कस गई। उसे देखते हुए अचानक सेक्स होठ पर मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराते हुए आरव का हाथ पकड़ लिया और रागिनी से बोली, हाँ तुमने सही समझा। आरव अब भी हमारे साथ है। क्या तुम्हें पता है आरव और हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। ये कहते हुए उसने अपनी उंगली की अंगूठी रागिनी को आगे कर दिखाया। रागिनी ने उसकी रिंग फिंगर को छोटी सी ब्लू डायमंड की रिंग को चमकते देखा तो उसने आरव से कहा। सानवी ने उसे मोक करते हुए कहा, वैसे तुम अपनी बताओ, 4 साल बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसे की वैसी हो। तुम तक भी आरव के पीछे घूमती रहती हो, अब भी वही कर रही हो। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहा। ओह आई एम सॉरी, काम करने के लिए तो वक्त ही नहीं मिलता ना। तुम्हारा दिमाग तो दिन भर दूसरों के बॉयफ्रेंड्स को चुराने का प्लान बनाने में बिजी जो रहता है अपने लिए। सानवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर रागिनी उसके मुंह पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, सानवी तुम। उसने इतना ही कहा था कि आरव उसके हाथ को नीचे करते हुए बोला, रागिनी जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करते हैं। रागिनी ने घूरकर सानवी को देखा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सानवी ने आरव का हाथ छोड़ दिया और कहा, ये यहाँ क्या कर रही है आरव। आरव ने उसके सवाल को सुनकर अपनी कुर्सी की तरफ जाते हुए बिना किसी भाव के बोला, वो यहाँ काम करने वाली है। सानवी ने कहा, यहाँ मतलब। आरव ने उसे देखा और कहा, तुम इतना सवाल क्यों कर रही हो। सानवी ने उसका एक्सप्रेशन देखा और बिना कुछ कहे उसे घूरते हुए कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने कुछ पेपर्स निकाले और उन्हें देखने लगी। आरव ने उसे ऐसा देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। आरव आज इसका मूड हर रोज से अलग था। शाम का वक्त सारांश और आद्या दोपहर ही उसके कॉलेज फ्रेंड की शादी अटेंड करने शिमला आई थी। आद्या ने वेडिंग वेन्यू के सामने कार रोकी। वहां पर ढोल नगाड़ों के बीच एक लड़का और लड़की डांस कर रहे थे। वे दोनों दूल्हा दुल्हन थे। दुल्हन का नाम सारा और दूल्हे का कुशल था। दोनों की लव मैरिज थी, इसलिए उन्होंने डेजिग्नेशन वेडिंग प्लान की थी। वे दोनों सारांश और आध्या के बहुत अच्छे दोस्त थे। सारांश और आध्या कार से बाहर आ गए और उनसे कुछ ही दूर पर खड़े होकर उन्हें देखने लगे। आध्या ने हंसते हुए कहा, इसे कहते हैं असली एंजॉयमेंट। दुनिया जाए बाहर जाने में, बस दूल्हा दुल्हन खुश रहने चाहिए। कुशल ने उन दोनों को देखा और वो डांस करते हुए दोनों के पास आ गया। वो सारांश के गले लगते हुए बोला, साले कैसा दोस्त है यार तू, अब आ रहा है। तुम दोनों के बिना सब कुछ अधूरा लग रहा था। सारांश ने हंसते हुए कहा, साले झूठे, हमने देखा तू अभी किस तरह डांस कर रहा था। कुशल ने कहा, अरे यार सच कह रहा हूँ। आद्या ने कहा, हाँ अब तू फिक्र मत कर, हम तेरी बर्बादी में 4 चांद लगाने आए हैं। कुशल उसके गले लगते हुए बोला, अरे यार दोस्त, तुम जैसे कमीने हो तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत है। आद्या हंसते हुए बोली, यार दोस्त इसीलिए तो होते हैं। कुशल सारांश और आद्या को हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए बोला, चलो अब मेरी बर्बादी एंजॉय करते हैं। और वो ढोल वालों के पास उन्हें ले आया। सारा ने दोनों को देखा और खुश होकर उनके गले लग गई। वे चारों डांस करने लगे। दिल्ली रात 10 बज रहे थे। आयांश ऑफिस से घर आया। ऐसा कभी कभी होता था कि आयांश को जल्द काम होने की वजह से आधी रात तक ऑफिस में बिताना पड़ता था। अब तक घर के सभी लोग खाना खाकर सो चुके थे, लेकिन रूहानी और सिया लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। सिया से बहुत दिनों बाद मिलने की वजह से रूहानी ने अपना पूरा वक्त उसके साथ बिताया था और वे दोनों सब बातें ही कर रही थी। आयांश ने दोनों को देखा। उन दोनों को आयांश को आते देख वो खड़े हो गए। रूहानी ने कहा, आप आ गए, आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। आयांश ने हाँ में सिर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। रूहानी ने सिया से कहा, सिया अब तुझे भी जाकर आराम करना चाहिए। सिया उसके ऊपर झूठा गुस्सा दिखाते बोली, दी मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप बहुत सेल्फिश हैं। जीजू नहीं थे तब तक मुझे जाने के लिए नहीं कहा, अब वो आ गए तो जा, आप मुझे भेज रही है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रूहानी ने कहा, ठीक है फिर आकर किचन में मेरी मदद कर। रूहानी जानती थी सिया किचन के नाम से दूर भागती थी।
आज भी वैसे ही हुआ। उसने कहा, नो दी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चली सोने। आप अपने खड़ूस पति के साथ डिनर और एंजॉय करो, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। गुड नाइट। ये कहने के बाद नीचे से गेस्ट रूम में चली गई। रूहानी ने अपना सर हिलाया और किचन में आ गई। उसने खाना गर्म किया और डाइनिंग टेबल पर उसे लगाने लगी। तब तक आयांश कपड़े बदलकर वहां आ चुका था। वो आकर कुर्सी में बैठ गया। रूहानी ने उसे खाना सर्व किया और उसके बाद बैठ गई। उसने अपने लिए भी खाना निकाला तो आयांश ने कहा, तुमने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? रूहानी खाना खाते हुए बोली, वो नहीं, हमने खा लिया था, लेकिन अब जब खाना देखा तो फिर से हमें भूख लगाई और वो बच्चों की तरह खाने लगी। आयांश ने उसे ऐसे खाते देखा तो अपना सर हिलाया। रूहानी ने खाते हुए कहा, वैसे हमें आपको कुछ बताना था। आयांश ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। रूहानी ने कहा, वो हमने जो परीक्षा इंदौर में दी थी उसमें हम पास हो गए। आयांश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ। तो तुम आगे की पढ़ाई के लिए किस कॉलेज में जाना चाहती हो? रूहानी ने कहा, ये तो हमें भी नहीं पता। आयांश ने कहा, ठीक है, मैं रोहित से कहकर तुम दोनों का एडमिशन करवा दूंगा। रूहानी खुश हो गई। आयांश रूहानी को कॉलेज के नाम से एक्साइटेड होते देख रहा था। वे दोनों बातें करते हुए खाना खाने लगे। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और कमरे में आ गए। दोनों बेड पर अपनी अपनी साइड लेट गए। आयांश सीलिंग को घूर रहा था और रूहानी उसे। कुछ देर बाद आयांश करवट बदलकर रूहानी को देखने लगा। रूहानी की भूरी आंखें कमरे की हल्की पीली लाइट में चमक रही थीं। आयांश उसकी आंखों में देख रहा था। वो उसकी आंखों में अपने लिए सॉफ्ट फीलिंग देख पा रहा था। कुछ देर तक उसे देखते रहने के बाद आयांश से बढ़ ये कहानी है वन्या और यक्षित राय सिंघानिया की। वन्या की माँ उसे बहुत मारती है, पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है पूरा, और उससे घर का सारा काम कराती है। वन्या के पिता ने ये वन्या की माँ के बनने के बाद दूसरी शादी की थी, जिससे कि वो वन्या का ध्यान रख सके। लेकिन वह तो सौतेली माँ अपना सौतेलापन पूरा दिखाती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला व्यवहार करती है। एक दिन तंग आकर वन्या अपना घर छोड़ अपनी सहेली के पास चली जाती है। सहेली कहती है कि कम से कम आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है क्लब में, उसे अटेंड कर लो, फिर चले जाना। वन्या इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लब चली जाती है। क्लब में वहाँ पे वो अपने कॉलेज के कुछ कुलीग से मिलती है, जिन्हों के उसने पहले कभी उनकी मना किया था, उनको इनकार किया था। इसका वो बदला लेने के लिए वन्या की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। वो वान्या के साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे हीरो, हमारे स्मार्ट हीरो यक्षित राय सिंघानिया, जो बहुत हैंडसम है, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही मशहूर है, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, उसे बचाते हैं। उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बचाते बचाते में ही वो लड़की बेहोश हो गई है, जिसे वो जानते भी नहीं हैं और उसे अकेले यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसे वो फार्म हाउस पे ले जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसने काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसके शरीर पर बहुत सारे ताज़ा घाव हैं और इसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। उसे दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। जब उसे होश आता है तब यही बिजनेसमैन यक्षित राय सिंघानिया उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं तो फ्री में कुछ करता नहीं। तो उसके बदले में वह कहता है कि मुझे तुमसे कल शादी करनी है। शादी, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है एक जगह से निकली, ये तो मैं दूसरी जगह खाई में गिर गई। कहते हैं ना, गड्ढे में से निकले और खाई में गिर गए। लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। इस बात को भांपते हुए यक्षित राय सिंघानिया वहाँ पे कड़ा पहरा कर देता है। दूसरे दिन यक्षित राय सिंघानिया की शादी उसी की दोस्त अवनी से होने वाली होती है, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। यक्षित राय सिंघानिया ये शादी तो नहीं करनी चाहता है, लेकिन वो किसी मजबूरन कारण अवनी से शादी करने वाला होता है और आखिरी मौके पे उसे पता पड़ता है कि वो शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, शोहरत के लिए कर रही थी, अपने नाम के लिए कर रही थी। तो यक्षित राय को बहुत गुस्सा आता है
लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको सही टाइम पे एक्सपोज किया जाएगा। यक्षित जो है शादी के लिए तैयार करके वहाँ होटल में पहुँचता है। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं और मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके लिए मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वो शादी रुक जाती है और हमारी जो हीरोइन है वन्या वो आती हैं और दुल्हन के जोड़े में और उनसे यक्षित की शादी हो जाती है। शादी होकर वो घर जाती हैं। घर पे उनको वहाँ पे उनके दादाजी मिलते हैं, यक्षित के पिताजी मिलते हैं, छोटा भाई मिलता है, 2 दोस्त मिलते हैं और साथ में काम करने वाले मिलते हैं जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी मिलता है, एक छोटा बच्चा जो यक्षित को पिता कहता है, पापा कहता है। और वो व्याना वहाँ परेशान है कि वहाँ उसकी ना सास दिख रही है, न ददिया सास और ना ही कोई नंद। तो आखिर कहाँ है ये सब लोग? ये क्या सच में यक्षित का बेटा है या किसी और का बेटा है? यक्षित क्यों नहीं करना चाहता था किसी से भी शादी? क्यों उसको वन्या से शादी करनी पड़ी? और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बहुत सी बातों के बारे में जानने के लिए सुने सीओ's फर्स्ट वाइफ। सच में एक ये बहुत अच्छी कहानी है। आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सच में बहुत अच्छी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। छोटों को